बच्चों, अभी तक हमने ये देखा है कि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उसे हमने जब यूज किया तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चलाया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, वहां हमने लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल चलाया और लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने बहुत सारे हाइड्रोजन्स को बाहर निकाला है इन द फॉर्म ऑफ NADS2 एंड FADS2। देखिए, जैसे क्रेब साइकिल है या लिंक रिएक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, ये आपके सामने एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ये PMS है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और अंदर ये जो मटेरियल है अंदर वाला ये मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं PMS। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत सारी इनफोल्डिंग्स का फॉर्मेशन करती है और इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ जितना भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है इसे हम नाम देंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर होता है लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल। जब लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में करवाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल से बहुत सारे हाइड्रोजन्स बाहर निकलते हैं और इन हाइड्रोजन्स को NAD+ रिसीव करके NADS2 में और FAD+ रिसीव करके FADS2 में कन्वर्ट हो जाता है। हमने ये भी बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मेन प्रोसेस है वो क्रेब साइकिल है, लेकिन क्रेब साइकिल में ATP ज्यादा नहीं बनते हैं बल्कि ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन्स को बाहर निकाला जाता है। देखिए, हमने ये भी बोला कि जो NADS2 और FADS2 बने हैं, ये NADS2 और FADS2 आगे इनर मेम्ब्रेन पर चलने वाले एक प्रोसेस ETS में काम आएंगे और उससे हमें ATP मिलेगा। समझना, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल से जो NADS2 बना है, इस NADS2 में हाइड्रोजन्स हैं। ये NADS2 का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन में H+ प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। बताइए, ये NADS2 बदल जाएगा NAD+ में, NADS2 बदल जाएगा NAD+ में। तो इसका मतलब इसमें से बाहर निकला हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जब ETS में जाते हैं तो उनमें से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है, तो उस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ETS को रन करवाएगा और जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स हैं वो आ जाएंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो देखिए, इसका प्रोटॉन तो आ गया कहां, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ETS को चला रहा है। साथ ही साथ जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो आप बताइए कि इसमें एक यूबी क्विनॉन UQ क्विनॉन प्रोटीन है। देखिए, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जब आपने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी तब भी आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने क्विनॉन प्रोटीन पढ़ा था PQ, प्लास्टोक्विनॉन। यहां पढ़ रहे हैं यूबी क्विनॉन। काम दोनों का एक जैसा है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन्स को पंप करवाते हैं ये। तो देखिए, जब ETS में ये इलेक्ट्रॉन चलता है तो इस ETS में काम करने वाला जो UQ है, यूबी क्विनॉन जो है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से H+ आयंस को लेकर कहां डाल देता है, तो बोलिए सर, वो डाल देता है PMS में। इसका मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टाइम पर एक तो प्रोटॉन आते हैं NADS2 वाले और दूसरे प्रोटॉन आते हैं मैट्रिक्स वाले। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ETS चलेगा तो इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जब इन H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मैट्रिक्स में H+ आयंस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसमें ETS के टाइम पर प्रोटॉन ग्रेडियंट हो जाएगा। और हम केमी ऑस्मोसिस में ये बहुत बात अच्छे से पढ़ के आए हैं कि अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाए तो उस ग्रेडियंट को, प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर
डेवलप हो जाए तो आप उस ग्रेडियंट को तोड़कर एटीपी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर आपको याद रखना है कि ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा आपने क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में भी पढ़ा है, जिसमें हमने F0 और F1 पार्टिकल्स की बात की थी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर F0 और F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ये जो H+ आयन जो कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इकट्ठा हो गए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से, तो देखिए जब ये H+ आयन इफ F0 पार्टिकल को क्रॉस करेंगे तो एक्टिवेट कर देंगे F1 पार्टिकल को, और F1 का पार्टिकल पर ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP का फॉर्मेशन करवा दिया जाएगा। ऐसा हम कहते हैं कि जब NADS2 से H+ आयंस आते हैं तो एक NADS2 से हमें 3 ATP के लमसम एनर्जी मिलती है और एक FADS2 से 2 के। ये अभी हम सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं कि वास्तव में ETS में हम पढ़ने वाले क्या हैं। डिटेलिंग तो हमें बहुत अच्छे से करनी है ETS की कि इनर मेम्ब्रेन पर ETS कैसे चलता है। दूसरी बात, जो H+ आयन अंदर आते हैं, जो H+ आयन अंदर आए हैं ना मैट्रिक्स में अभी PMS से चल के, उन H+ आयंस को मैट्रिक्स से कौन ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगी। ऑक्सीजन। H+ आयन उधर से आए हैं, इलेक्ट्रॉन ETS से आएगा। जो इलेक्ट्रॉन NADS2 से हमारे पास निकला था हाइड्रोजन, जिसमें से प्रोटॉन तो चले गए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में और इलेक्ट्रॉन्स आ गए ETS में। तो ये ETS में इलेक्ट्रॉन चलता चलता लास्ट में किसके पास पहुंचता है? ऑक्सीजन के पास। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा, ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन को लेगी और फॉर्मेशन कर देगी किसका? वाटर का। इसका मतलब आप ये बात याद रखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है, एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है। कहीं पर भी हमने ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में या क्रेब साइकिल में किसी भी रिएक्शन के अंदर हमने ऑक्सीजन नहीं पढ़ा, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस नहीं चल सकता है, क्योंकि ETS वो प्रोसेस है जो हमें NADS2 से वापस NAD+ देगा। अगर आप NADS2 से वापस NAD+ पाएंगे तभी तो आप दोबारा क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन को चला पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि NADS2 के हाइड्रोजन्स बाहर निकलें, और NADS2 के हाइड्रोजन्स को ETS की वजह से ही बाहर निकाला जाता है। आप इस बात को भी अच्छे से समझिएगा यहां पर कि जो NADS2 है उसका हाइड्रोजन बाहर निकला है, तभी तो आपको वापस NAD+ मिलेगा क्रेब साइकिल चलाने के लिए, और जो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकले हैं उन प्रोटॉन्स की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। जब वो ग्रेडियंट टूटेगा तो हमें ATP मिलेगा, और साइमल्टेनियसली इस ETS में बिल्कुल एंड के अंदर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगी। मींस हम अपने रेस्पिरेशन में, जैसे मैं एनिमल हूं तो मैं मेरे रेस्पिरेशन के लिए क्या कहता हूं? मैं कहता हूं ये मैंने ऑक्सीजन अंदर ली। ऑक्सीजन अंदर ली तो कहां गई? हम कहते हैं लंग्स में, ब्लड के साथ मिक्स हुई है, हार्ट में आई है, और हार्ट से पूरे बॉडी की सेल्स को इसे सर्कुलेट करवा दिया गया है। ये हमारा सर्कुलेशन पढ़ा दिया गया, ब्रीथिंग पढ़ा दी गई। लेकिन हमें ये कौन बताए कि जो ऑक्सीजन अंदर गई है सेल्स के पास, उसका क्या हुआ? तो आप बताइए, जो ऑक्सीजन ये अंदर गई है ना, ये ऑक्सीजन मेरी सेल्स में, इस ETS में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रही है। अगर आप मुझे ऑक्सीजन देना बंद कर दें, मतलब मेरा नाक और मुंह दोनों बंद कर दें आप, तो थोड़ी देर में मैं छटपटाने लगूंगा और मेरी जो बॉडी है वो सर्वाइव उसका जो है वो मुश्किल हो जाएगा, वो सर्वाइवल उसका जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म नहीं चल पाएगा, क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आप सोचिए, अगर मुझे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यही ऑक्सीजन तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रही है। अब जब ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये ETS नहीं चलेगा, ये ETS नहीं चलेगा तो NADS2 दोबारा NAD+ में चेंज नहीं होगा, और अगर NAD+ दोबारा नहीं मिलेगा तो क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन नहीं चलेगा। इसका मतलब एक ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन ही ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन चलने के लिए ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। ये तो बात हुई ब्रीफ की कि भाई
वास्तव में ईटीएस कहां पर होता है, क्या है और क्यों करवाना जरूरी है, और इससे हमें फायदा क्या है। इससे हमें फायदा है कि हमें एटीपी मिल जाता है, क्योंकि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट आप डेवलप करते हैं ना बेटा, उससे आप क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं, और इसी एटीपी से मेरा मेटाबॉलिज्म चलता है, और मैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलता हूं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब दूसरी बात जो हमने समझनी है वो ये कि जब हम ईटीएस पढ़ते हैं तो ईटीएस में अलग अलग हमें कंपोनेंट पढ़ने, और कंपोनेंट पढ़ने आपको ईटीएस में बेटा 5, वो 5 कंपोनेंट आपके मॉड्यूल में आपको गिवन है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, मॉड्यूल में आपको ये टेबल बनाकर दिए गए हैं। जो पहला कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स है बच्चे जो काम कर रहा है ईटीएस के अंदर, उस कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। देखिए ईटीएस हम चलाते हैं NADH2 से या फिर FADH2 से, तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं बेटा वो कंपोनेंट्स हैं FMN एंड FES। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम है, और FES आयरन सल्फर प्रोटीन जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा। दूसरा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो है कॉम्प्लेक्स सेकंड, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स हैं बच्चे FAD एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। तो एक बात क्लियर कर लीजिए आप, ईटीएस अगर NADH2 से चल रहा है, किससे चल रहा है, NADH2 से, तो ये ईटीएस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगा, और अगर ये ईटीएस चल रहा है FADH2 से, तो आप याद रखिए बच्चे कि ईटीएस सेकंड कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगा। इसका मतलब NADH2 के लिए स्टार्टिंग होती है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से ईटीएस के अंदर, और FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स सेकंड से स्टार्टिंग होती है। थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के लिए कॉमन कॉम्प्लेक्स हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स हम याद करेंगे साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इसके कंपोनेंट्स आपको याद करने हैं साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। और ऐसा ही आपको कॉम्प्लेक्स फोर्थ याद करना है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स दोनों ही साइटोक्रोम से रिलेटेड हैं। थर्ड का नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज और फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इसके कंपोनेंट्स हैं बच्चे साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, और साथ में आपको 2 कॉपर सेंटर्स भी याद करने हैं। ये कैसे काम करते हैं ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए ये बात आप याद रखिएगा, ये बात आपके जानने के लिए है और इंपॉर्टेंट भी है कि हमारे पास कंपोनेंट ईटीएस के लिए जो कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं वो 5 पढ़ रहे हैं, लेकिन ईटीएस में सिर्फ 4 ही कॉम्प्लेक्स काम करेंगे। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। देखिए कॉम्प्लेक्स पढ़ने 5 हैं, लेकिन ईटीएस में 4 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, और जब ये 4 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं ना तो 5वां कॉम्प्लेक्स काम करता है। 5वां कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेज, एटीपीएज या ऑक्सीसोम, जिसके कंपोनेंट है F0 और F1 पार्टिकल। तो आप ध्यान रखिए F0 और F1 पार्टिकल ईटीएस का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि F0 पार्टिकल से हम एटीपी बनाते टाइम H+ आयन को क्रॉस करते हैं और F1 पार्टिकल एक्टिवेट होकर एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और H+ एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब जो 5th कॉम्प्लेक्स है ना वो ईटीएस का तो नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि जब ईटीएस के 4 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं तो साइमल्टेनियसली 5वां कॉम्प्लेक्स काम करता है। इसलिए 5th कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे तो ईटीएस के साथ, लेकिन 5वां कॉम्प्लेक्स ईटीएस का कॉम्प्लेक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स 5 पढ़ने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनर मेम्ब्रेन पर काम 4 कॉम्प्लेक्स करते हैं। 5वां कॉम्प्लेक्स तो तब काम करेगा जब ये चारों काम करेंगे साइमल्टेनियसली एटीपी सिंथेसिस के लिए। दूसरी चीज, अगर आपने ईटीएस स्टार्ट किया है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से, तो आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से जाएंगे थर्ड कॉम्प्लेक्स में और थर्ड से जाएंगे फोर्थ कॉम्प्लेक्स में। तो बताइए NADH2 से ईटीएस में कितने कॉम्प्लेक्स काम करते हैं? तो आप बताइए 3, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3rd एंड कॉम्प्लेक्स 4th, और साइमल्टेनियसली कॉम्प्लेक्स 5th एटीपी फॉर्मेशन करवा रहा होगा।
ऐसे ही अगर आप इस प्रोसेस को FADS2 से पढ़ते हैं तो भी आपको 3 कॉम्प्लेक्स याद करने हैं, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ। इसका मतलब ETS में कॉम्प्लेक्स 4 हैं, लेकिन NADS2 के लिए 3 कॉम्प्लेक्स और FADS2 के लिए 3 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। अगर आप ETS चलाते हैं NADS2 से तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ काम करेगा, और अगर आप ETS को चलाते हैं FADS2 से तो कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ काम करेगा। तो ध्यान रखिए आप, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADS2 के लिए, सेकंड कॉम्प्लेक्स FADS2 की स्टार्टिंग के लिए है, थर्ड एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही कॉमन है, दोनों के लिए ही कॉमन है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज है, इसके कंपोनेंट हैं FMN और FES। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और इसके कंपोनेंट FAD और FES है। तीसरा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम C1 है और आयरन सल्फर प्रोटीन इसके कंपोनेंट्स हैं। फोर्थ कॉम्प्लेक्स हमारे पास है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इसमें साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स काम कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ हमारे पास है ATPase, ATP सिंथेज या ऑक्सीसोम, और इसके कंपोनेंट है F0 पार्टिकल एंड F1 पार्टिकल। एक चीज मैं छोटी सी और बता दूं आपको, आप कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो एंजाइम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। याद करिए, जब आप क्रेब साइकिल पढ़ रहे थे तो क्रेब साइकिल पढ़ते टाइम हमने ये बात क्लियर की कि भाई क्रेब साइकिल के सभी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एक को छोड़कर, और उस एंजाइम का नाम था सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। और हमने कहा क्रेब साइकिल प्रोसेस की एक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर चलती है। जब हमने सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन करवाया था और FADS2 बनाए थे तो एंजाइम का नाम था सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो बच्चे के बाद दिमाग में आती है कि उस सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और इस सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज में कोई फर्क है क्या, तो हम कहते हैं नहीं, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और जो क्रेब साइकिल में आपने सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज पढ़ा वो सेम है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है और ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इनर मेम्ब्रेन पर ETS में भी काम करता है, और ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्रेब साइकिल की एक रिएक्शन को भी परफॉर्म करवाएगा। इसका मतलब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्रेब्स साइकिल और ETS के लिए एक कॉमन एंजाइम हो गया, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स था जो FADS2 का फॉर्मेशन भी करवा रहा था। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है बच्चे एंजाइम, वो एक कॉमन एंजाइम हो गया है ETS एंड क्रेब साइकिल के लिए। अब बात आती है कि पांचों कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते कैसे हैं। चलिए देखिए, मेरे पास एक इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, फिगर है। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है बच्चे, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लू कलर का जो फिगर है, ठीक है। अंदर की तरफ कौन है, सॉरी बाहर की तरफ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है और अंदर की तरफ इसके कौन है, मैट्रिक्स। इसका मतलब इधर नीचे कौन है, एक दूसरी मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये अंदर की तरफ मैट्रिक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रेब साइकिल लिंक रिएक्शन कहां चलते हैं तो आप कहेंगे मैट्रिक्स में। आपसे पूछा जाए NADS2 FADS2 कहां बनते हो तो आप कहते हैं मैट्रिक्स में। इसका मतलब हम इधर से ETS को स्टार्ट करने वाले हैं। अब ETS में ये मैट्रिक्स, ये ब्लू कलर में इनर मेम्ब्रेन और ये PMS। देखिए बच्चे, मेरे पास टोटल कॉम्प्लेक्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, लाइट पिंक कलर की लाइन जो आप लोगों को दिख रही है जिस कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करती है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। इसे मैं बोल रहा हूं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स मेरे पास है बच्चे ये बीच में जो दिख रहा है, इसे मैं नाम दे रहा हूं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तीसरा ये कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैंने क्या बोला, साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। फोर्थ कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर में, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। एंड फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज F0 एंड F1 पार्टिकल के साथ ऑक्सीसोम्स, या फिफ्थ कॉम्प्लेक्स हमारे पास है ATPase। देखिए
ETS हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं NADS2 से, फिर स्टार्ट करने वाले हैं FADS2 से, फिर इनके कॉमन जो कंपोनेंट्स हैं, कॉमन कॉम्प्लेक्स हैं, थर्ड और फोर्थ, उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ETS को स्टार्ट करते हैं NADS2 से। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से NADS2 को NAD+ में बदल दिया जाता है, और इस NADS2 से क्या बाहर निकलेंगे? हाइड्रोजन्स निकलेंगे सर। क्या निकलेंगे? हाइड्रोजन्स। और उन हाइड्रोजन्स में क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब NADH2 है तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो याद रखिए बच्चे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स NADS2 से निकलकर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में FMN के पास चले जाएंगे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास चले जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास गए तो बताइए कि जो H+ आयन थे, क्योंकि NADH2, H2 मतलब पूरा हाइड्रोजन है 2, उन 2 हाइड्रोजन्स में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन तो कॉम्प्लेक्स में ही रह गए FMN के पास, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो PMS में आ गए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए। अब FMN से ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, और इस आयरन सल्फर प्रोटीन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आगे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन कैरियर यूबी क्विनॉन के पास चले जाते हैं, UQ के पास चले जाते हैं। लेकिन आप साथ ही साथ ये बात भी याद रखिए, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन से यूबी क्विनॉन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से NADS2 के प्रोटॉन्स के अलावा 2 और प्रोटॉन्स गिरा दिए जाते हैं PMS में। इसका मतलब जब NADS2 के 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को क्रॉस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो 2 जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स 4 जाएंगे। इन 4 प्रोटॉन्स में से 2 प्रोटॉन तो NADS2 के हाइड्रोजन्स के ही हैं, और एक्स्ट्रा बाकी जो 2 प्रोटॉन हैं बेटा, वो दोनों प्रोटॉन्स पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मैट्रिक्स से आएंगे, मैट्रिक्स के प्रोटॉन हैं। इसका मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से टोटल 4 प्रोटॉन जाते हैं। आपके मॉड्यूल और NCERT में एक ही एरो पर ये 4 प्रोटॉन लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दोनों को अलग अलग समझा रहा हूं कि 2 प्रोटॉन NADH2 के हैं और 2 प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? यूबी क्विनॉन के पास। जैसे ही यूबी क्विनॉन के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो हम ये जानते हैं कि यूबी क्विनॉन प्रोटीन एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर, एक हाइड्रोजन कैरियर की तरह काम करने वाली प्रोटीन है। तो ये यूबी क्विनॉन जिसके पास कि अभी अभी 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन आते ही ये मैट्रिक्स से 2 H+ आयंस को लेकर UQH2 यूबी क्विनॉल में बदल जाता है। फोटोसिंथेसिस में भी मैं आपको यह बात समझा के आया था कि क्विनॉन प्रोटीन में जब हाइड्रोजन्स जुड़ जाते हैं तो हम नॉन को नॉल बोलते हैं, और मैं इसे बोल रहा हूं यूबी क्विनॉन कन्वर्ट्स इनटू यूबी क्विनॉल, UQ कन्वर्ट्स इनटू UQH2। लेकिन हमें यह भी पता है कि यह UQH2 जो है वो बना नहीं रहता, हाथों हाथ ये टूट जाता है UQ में, और इसमें से क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब यहां एक छोटी सी बात आप मेरी समझ लीजिएगा, UQ में प्रोटॉन 2 आए थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी 2 थे, ठीक है। लेकिन जब मैं UQH2 से आगे UQ बना रहा हूं तो मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आगे जाता हुआ दिखा रहा हूं। कौन से कॉम्प्लेक्स के पास? थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि फर्स्ट से काम करता है थर्ड और सेकंड से काम करता है थर्ड। मतलब या तो ETS आपका फर्स्ट से चलेगा, तो अभी हम फर्स्ट से चला रहे हैं, तो फर्स्ट ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं? थर्ड को। या फिर ETS चलेगा सेकंड कॉम्प्लेक्स से, और सेकंड कॉम्प्लेक्स से चलेगा तो भी इलेक्ट्रॉन किसको देगा? थर्ड को। तो मैं अभी फर्स्ट से आया हूं, UQ के थ्रू मैंने ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? थर्ड कॉम्प्लेक्स को। लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए कितने थे? 2। लेकिन मैं थर्ड कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दे कितने रहा हूं? 1। एक इलेक्ट्रॉन UQ के पास रिजर्व रहता है बच्चे, ये बात आपको याद रखनी है। ये हायर लेवल की बात है बच्चे।
जिस लेवल पर हम 11-12 की स्टडी कर रहे हैं यहां पर हमें इसके बारे में पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि यहां जो यूवी क्विनॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन अपने लिए यहां रिजर्व रखता है, अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए, ताकि ईटीएस में कंटिन्यू काम करता रहे। तो इलेक्ट्रॉन आए 2 थे, लेकिन आगे बढ़ेगा कितना? 1। अब देखिए आप, ये तो बात हुई फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से थर्ड कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हुए। इलेक्ट्रॉन दिया किसको गया है? तो बताइए, इलेक्ट्रॉन थर्ड कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम बी को दिया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के एक कंपोनेंट साइटोक्रोम बी को यह इलेक्ट्रॉन दिया गया है। अब सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, क्योंकि थर्ड कॉम्प्लेक्स से आगे का प्रोसेस तो कॉमन ही है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। अब ईटीएस हमने स्टार्ट कहां से किया? फर्स्ट से। कहां तक गए? थर्ड तक। अगर हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो कहां आएंगे? थर्ड तक। थर्ड में कहां? साइटोक्रोम बी तक। यहां तक डिफरेंस है, इसके बाद तो कॉमन ही है सब कुछ। तो पहले डिफरेंस की बात करते हैं, फिर कॉमन की तरफ चलेंगे। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर एक कॉम्प्लेक्स है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसकी वजह से सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदल रहा है। यह रिएक्शन क्रेब साइकिल की रिएक्शन है। इस क्रेब साइकिल की रिएक्शन में जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदलेगा, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलेगा, तो हमें पता है कि FADS2 जो है, FADS2 उसका फॉर्मेशन होगा। तो FAD के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वो ट्रांसफर करेगा किसके पास? आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा मैं आपको यहां यह बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि हमने सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाते टाइम 2 हाइड्रोजन निकाले, क्योंकि हमने FADS2 बनाया था। लेकिन ध्यान रहे, आगे कॉम्प्लेक्स थर्ड के आयरन सल्फर प्रोटीन के पास FADS2 के सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, प्रोटॉन्स यहां से ही वापस मैट्रिक्स में चले जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो अपने प्रोटॉन्स पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं देता। देखिए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करेंगे ना आप, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADS2 के हाइड्रोजन्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स तो ईटीएस को चलाएंगे, उनके प्रोटॉन्स पीएमएस में आ जाएंगे। याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम FADS2 से स्टार्ट होता है तो FADS2 के इलेक्ट्रॉन्स तो ईटीएस को चलाने के लिए आ जाते हैं ईटीएस के अंदर, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं आते हैं और वो H+ आयंस वापस मैट्रिक्स में ही चले जाते हैं। इसका मतलब सेकेंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट ट्रांसफर देयर प्रोटॉन्स इनटू PMS और द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। वो अपने प्रोटॉन्स पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं देता है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स तो आते हैं ताकि ईटीएस चल पाए। और वो इलेक्ट्रॉन्स आए किसके पास? आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। आयरन सल्फर प्रोटीन ने ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए? वही बात, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर यूबिक्विनॉन को। यूबिक्विनॉन के पास जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यूबिक्विनॉन क्या लेता है मैट्रिक्स से? प्रोटॉन्स। और क्या बना लेता है? UQH2। और UQH2 फिर से जब UQ में बदलता है तो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम बी के पास। इसका मतलब ये यूबिक्विनॉन और ये यूबिक्विनॉन सेम है, क्योंकि मेम्ब्रेन के हैं, किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। यूक्यू तो कॉमन है, सेल के मेम्ब्रेन के अंदर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर है। तो इस यूबिक्विनॉन और इस यूबिक्विनॉन में कोई फर्क नहीं है, कॉमन से ही है ये तो। लेकिन जैसे यहां हमने बोला कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन इसने आगे दिया एक अपने पास रिजर्व रखा, तो वैसे यहां पर भी है कि इलेक्ट्रॉन आए 2 और 2 में से 1 आगे दे दिया और 1 इसने अपने पास रिजर्व रखा। सेम चीज है। अब बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस UQ से आया, 1 इलेक्ट्रॉन इस UQ से आया, तो साइटोक्रोम बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और याद रखिए, जैसे ही ये अपने यूबिक्विनॉन दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को देते हैं तो इनके जो प्रोटॉन्स हैं
2 प्रोटॉन लिए थे इस UQ ने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की वजह से, 2 प्रोटॉन लिए थे इस UQ ने सेकंड कॉम्प्लेक्स की वजह से। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को देंगे तो ये अपने प्रोटॉन्स को थर्ड कॉम्प्लेक्स के थ्रू कहां गिरा देंगे, PMS में। तो अल्टीमेटली बताइए थर्ड कॉम्प्लेक्स से PMS में कितने प्रोटॉन आए, 4। 2 प्रोटॉन आए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से, हालांकि ये प्रोटॉन मैट्रिक्स वाले हैं, हाँ मैट्रिक्स वाले हैं। तो 2 प्रोटॉन तो आए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से और 2 प्रोटॉन आए सेकंड कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो बताइए टोटल कितने आए, 4। हमारे मॉड्यूल और एनसीईआरटी में जब ये फिगर दिया हुआ है बच्चे, वर्टिकल दिया हुआ है, मैं हॉरिजॉन्टल पढ़ा रहा हूं आपको, फिगर आपको वर्टिकल मिलेगा एनसीईआरटी पेज नंबर 233 पर। उसमें आप देखेंगे कि थर्ड कॉम्प्लेक्स में सीधे 4 प्रोटॉन निकाल दिए गए हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में भी सीधे 4 निकाले हैं, लेकिन मैं आपको 2+2 करके बता रहा हूं ना यहां पर अलग अलग। वैसे ही थर्ड कॉम्प्लेक्स में भी सीधे 4 ही लिखे गए हैं, लेकिन उसमें आपको याद रखना है कि भाई 2+2 का केस है। 2 प्रोटॉन तो आए हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से और 2 प्रोटॉन्स आए हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन आए कहां से हैं, थर्ड कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि फर्स्ट ने और सेकंड ने दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस ने अपने इलेक्ट्रॉन थर्ड कॉम्प्लेक्स को दिए हैं। तो बताइए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से साइटोक्रोम बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1। सेकंड से कितने आए, 1। तो साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो बताइए अब साइटोक्रोम बी से आगे आप 2-2 इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। देखिए साइटोक्रोम बी से 2 इलेक्ट्रॉन अब जाते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन के पास थर्ड कॉम्प्लेक्स में, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन थर्ड कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोक्रोम C1 के पास। तो हमने थर्ड कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स पढ़े थे, साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर प्रोटीन एंड साइटोक्रोम C1। तो देखिए ये थर्ड कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स एक आया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से, एक आया सेकंड कॉम्प्लेक्स से, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसलिए इससे आगे हम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे हैं। अब साइटोक्रोम C1 जो है, इस साइटोक्रोम C1 से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की सरफेस पर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड कॉम्प्लेक्स अभी तक हम मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की सरफेस पर एक स्मॉल प्रोटीन है जिसे नाम दिया गया है साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C लेगा इलेक्ट्रॉन्स, साइटोक्रोम C लेगा इलेक्ट्रॉन्स, किससे लेगा, थर्ड कॉम्प्लेक्स से लेगा। देखिए थर्ड कॉम्प्लेक्स अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दे रहा है, तो साइटोक्रोम C का रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज थर्ड कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ द साइटोक्रोम C, रिडक्शन ऑफ द साइटोक्रोम C। साथ ही साथ आप याद रखिए साइटोक्रोम C एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन की सरफेस पर है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रही है, और साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे बच्चे कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब ये मेम्ब्रेन पर लेफ्ट राइट चल सकती है। अभी ये प्रोटीन साइटोक्रोम C जो प्रोटीन है ये थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास है, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन्स थर्ड कॉम्प्लेक्स से मिलेंगे तो ये प्रोटीन मूव करेगी फोर्थ कॉम्प्लेक्स की तरफ, मूव करेगी फोर्थ कॉम्प्लेक्स की तरफ। क्यों? क्योंकि एक तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और जैसे ही साइटोक्रोम C फोर्थ कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, क्योंकि इसको मिले भी तो 2 ही हैं, एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का और एक सेकंड कॉम्प्लेक्स का। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने साइटोक्रोम C को दिए, और साइटोक्रोम C इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, फोर्थ कॉम्प्लेक्स को दे देगा, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स में किसको देगा, कॉपर को। तो बताइए फोर्थ कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स लेता है,
तो साइटोक्रोम सी का फोर्थ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन करवाएगा, इसीलिए फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स रखा गया। जिसने साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन दिए वो तो हो गया साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, और जिसने साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स लिए वो हो गया साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन फोर्थ कॉम्प्लेक्स में, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के एक कंपोनेंट कॉपर ने लिए, और कॉपर ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए को ट्रांसफर कर दिए, और साइटोक्रोम ए इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्थ कॉम्प्लेक्स। और साइटोक्रोम ए से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास जाते हैं, और A3 से एक दूसरे कॉपर के पास। तो याद रखिए, जब हम कंपोनेंट ऑफ द ETS पढ़ रहे थे फोर्थ कॉम्प्लेक्स के लिए, तो हमने कहा था फोर्थ कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स हैं साइटोक्रोम A एंड A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स। इसका मतलब एक कॉपर साइटोक्रोम A के साथ काम कर रहा है और दूसरा कॉपर साइटोक्रोम A3 के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब एक साइटोक्रोम जो कॉपर ए लिखा है मैंने वो साइटोक्रोम ए का है, और दूसरा कॉपर जो कॉपर बी लिखा है वो साइटोक्रोम A3 का है। तो बताइए, जब ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फोर्थ कॉम्प्लेक्स को, तो यहां ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके, कॉपर वाले, जिसके फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास जो इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास गए हैं अभी अभी, वो इलेक्ट्रॉन लेगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर कितने इलेक्ट्रॉन ले रही है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन भी कितने लेगी, 2, और फॉर्मेशन कर देगी किसका, वाटर का। देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है ना। और मैंने जो ऑक्सीजन लिखी है या आपके मॉड्यूल एनसीईआरटी में ऑक्सीजन लिखी है वो O2 लिखी हुई है, तो पूरा O2 जुड़ता तो O2 H2O2 बनता, लेकिन हम तो H2O बना रहे हैं, इसलिए हाफ O2 बोलिए या एटॉमिक ऑक्सीजन बोलिए, जो कि रिएक्टिव होती है। और यह भी बात याद रखिए कि जब फोर्थ कॉम्प्लेक्स में से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो 2 H+ आयंस, कितने, 2 H+ आयंस कहां पर, PMS में आ जाते हैं। याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरा प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो प्रोटॉन्स भी कितने, 2। समझिए, बच्चा कहता है सर आपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन तो 2 ही मूव करवाए थे, लेकिन प्रोटॉन्स आप 4 लाए। तो बेटा मैं आपको ये बात समझा दूं, यहां पर 2 प्रोटॉन NaDH2 के थे, मैट्रिक्स से तो मैं 2 ही लाया हूं। अगर मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में 4 प्रोटॉन पढ़ रहा हूं ना, तो उसमें से 2 प्रोटॉन तो NaDH2 के ही हैं, मैट्रिक्स से तो 2 ही लाया ना मैं। इसीलिए थर्ड कॉम्प्लेक्स में भी 4 लाए आप, तो यहां इलेक्ट्रॉन भी तो 2 थे, तो 2 प्रोटॉन आए थे, इधर भी इलेक्ट्रॉन 2 थे तो 2 आए थे। उसके बाद आप देखिए, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि फोर्थ कॉम्प्लेक्स में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स को लाता है, और यहां ये जो 4 प्रोटॉन है इनमें से 2 प्रोटॉन तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से और 2 कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन यहां तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 2 ही प्रोटॉन आएंगे। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से 4 प्रोटॉन याद करिए, थर्ड कॉम्प्लेक्स से 4 प्रोटॉन याद करिए, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स से 2 प्रोटॉन याद करिए, और सेकंड कॉम्प्लेक्स से 0, क्योंकि सेकंड कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन्स को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गिराता ही नहीं है। तो बताइए, ये ETS NaDH2 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से थर्ड कॉम्प्लेक्स गया, थर्ड कॉम्प्लेक्स से फोर्थ गया, और फोर्थ से फाइनली वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही आप सेकंड से चलिए, सेकंड से इलेक्ट्रॉन गए थर्ड में, थर्ड से साइटोक्रोम सी से होते हुए फोर्थ में, और फोर्थ से फिर से वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो टोटल कॉम्प्लेक्स हो गए ETS के 1, 2, 3 और 4। तो इसको बोलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब पांचवा कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन है, बोलिए पांचवा कॉम्प्लेक्स हमारे पास है कौन, ऑक्सीसोम, जिसमें F0 और F1 पार्टिकल्स जो होते हैं उसके कंपोनेंट्स हैं, और इनका काम है ATP फॉर्मेशन करवाना। ध्यान दीजिए, प्रोटॉन्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की वजह से आए हैं, प्रोटॉन्स थर्ड कॉम्प्लेक्स की वजह से PMS में आए हैं, प्रोटॉन्स फोर्थ कॉम्प्लेक्स की वजह से PMS में आए हैं। तो PMS में हो गया है प्रोटॉन ग्रेडियंट।
क्या हो गया है? प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया है, मींस यहां प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन हाई हो गई है। तो बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में जब ईटीएस चलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ तो नेगेटिव चार्ज, मतलब मैट्रिक्स में तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और पीएमएस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। पीएमएस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज की है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो प्लस और माइनस के बीच का डिफरेंस हो गया ये। इस वजह से अब H प्लस आयन जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे थ्रू F0 पार्टिकल, और जब ये H प्लस आयन थ्रू द F0 पार्टिकल्स निकलेंगे तो ये एक्टिवेट कर देंगे बेटा F1 पार्टिकल को, और F1 पार्टिकल पर ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर फॉर्मेशन हो जाएगा ATP का। फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? ATP का। ध्यान रखिए बच्चे, आपने जब F1 पार्टिकल पर ATP का फॉर्मेशन करवाया तो आप उसे नाम देते हैं फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जब आप F1 पार्टिकल पर ATP का फॉर्मेशन लाइट एनर्जी से करवाते हैं तो आप उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या यहां पर ETS हुआ है? बिल्कुल हुआ है। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है? बिल्कुल हुआ है। उस ग्रेडियंट के टूटने से ATP बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। तो फिर क्या इसे भी फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे? बोलिए नहीं। ये ETS जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है ये लाइट की वजह से नहीं, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन की वजह से चल रहा है कि फूड का ऑक्सीडेशन करवाया, हाइड्रोजन्स निकाले और उन हाइड्रोजन से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करते हुए ATP का फॉर्मेशन करवाया। तो आप इस पूरे फॉस्फोराइलेशन को नाम देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। यह भी एक तरह से केमी ऑस्मोसिस ही है। केमी ऑस्मोसिस की हमने 4 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं। एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। एक प्रोटॉन पंप होना चाहिए, हमारे पास यूबी क्विनॉन है। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होना चाहिए, पीएमएस में हुआ है। और साथ ही साथ आपको ग्रेडियंट तोड़ने के लिए ऑक्सीसोम्स F0 एंड F1 पार्टिकल्स की जरूरत है, वो भी हमारे पास प्रेजेंट हैं। देखिए हम बोलते हैं कि एक NADSO से 3 ATP और एक FADSO से 2 ATP बनते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पर ATP का फॉर्मेशन प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से होता है। तो जब आप ETS को चलाते हैं NADS2 से तो प्रोटॉन ग्रेडियंट 3 कॉम्प्लेक्स की वजह से, 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स की वजह से डेवलप होता है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स अपने प्रोटॉन पीएमएस में देता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, ये ATP बनाएंगे, ठीक है, पहली बार बन गए। थर्ड कॉम्प्लेक्स अपने प्रोटॉन्स देता है तो ATP बनेंगे, दूसरी बार हो गए। फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स भी अपने प्रोटॉन देता है तो ATP बनेंगे, तो 3 बार हो गए। तो हम कहते हैं एक NADS2 3 ATP। लेकिन जब बात आती है FADS2 की तो FADS2 का प्रोसेस सेकंड कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है और सेकंड कॉम्प्लेक्स अपने प्रोटॉन पीएमएस में देता ही नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड से जब थर्ड में आते हैं तो ग्रेडियंट डेवलप होता है, ATP बनते हैं पहली बार, और जब थर्ड से फोर्थ में जाते हैं तो ATP बनते हैं दूसरी बार। इसका मतलब FADS2 से 2 ATP, मतलब थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के ग्रेडियंट की वजह से, लेकिन NADS2 से 3 ATP फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स की वजह से। यह पूरा ETS है। अब सोचिए अगर यहां पर इस ऑक्सीजन को एब्सेंट कर दिया जाए तो क्या होगा? बोलिए पूरा रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ कॉम्प्लेक्स से निकलकर बाहर जाने हैं वो इलेक्ट्रॉन फोर्थ कॉम्प्लेक्स से निकलकर बाहर जा ही नहीं पाएंगे। और जब तक फोर्थ कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर नहीं जाएंगे तब तक ये ETS आगे रन नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। चेन तब चलती है जब आगे वाला बाहर निकलता जाए, और इधर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तभी तो बार बार NADS2 से NAD+, NADS2 से NAD+, NADS2 से NAD+ बनेगा और क्रेब साइकिल चलता रहेगा।
एक ऑक्सीजन ना होने की वजह से ईटीएस ब्लॉक हो जाता है, और ईटीएस ब्लॉक होने की वजह से आपको NAD+ और FAD+ नहीं मिल पाते, और उसकी वजह से क्रेब्स साइकिल ब्लॉक हो जाता है। अल्टीमेटली पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन ही ब्लॉक हो जाता है विदाउट ऑक्सीजन। इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस एसेंशियल है एरोबिक रेस्पिरेशन को चलाने के लिए। ये बेटा ईटीएस है। दूसरी बात, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, नंबर ऑफ द एटीपी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द हाइड्रोजन डोनर या नेचर ऑफ द हाइड्रोजन डोनर। बिल्कुल सही बात है। अगर हाइड्रोजन डोनर NADS2 है तो ज्यादा एटीपी बनेंगे, क्योंकि ज्यादा बार ग्रेडियंट डेवलप होता है। और अगर हाइड्रोजन डोनर FADS2 है ना बेटा, तो कम एटीपी बनेंगे, क्योंकि कम बार, 2 बार ही ग्रेडियंट डेवलप करवाया, एक तो थर्ड कॉम्प्लेक्स है, एक फोर्थ कॉम्प्लेक्स ने। लेकिन अगर हाइड्रोजन डोनर कौन है, NADS2 है, तो ग्रेडियंट 3 बार डेवलप हो रहा है, तो एटीपी भी ज्यादा बन रहे हैं। तो ये पूरा ETS है। अब देखिए, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था ETS का, उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए किससे, NADS2 से। कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, और उसने वो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसको, बोलो यूबिक्विनोन को, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने, FMN और FES वाले ने, NADS डिहाइड्रोजनेज ने। और यूबिक्विनोन वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बोलते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड को देगा। लेकिन उसने लिए 2, दिया 1, क्योंकि 1 वो अपने पास रिजर्व रखता है, पढ़ा रहे ऐसा हमने। फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास आया, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से वो इलेक्ट्रॉन वाटर को देकर, इसका ऑक्सीजन को देकर वाटर का फॉर्मेशन करवा लिया। लेकिन अगर आप चले कॉम्प्लेक्स सेकंड से, तो सेकंड कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन लेता है FADS2 से, और FADS2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सेकंड देगा यूबिक्विनोन को, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यूबिक्विनोन आगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को तो, थर्ड को तो 1 ही देगा। और फिर थर्ड से ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास आएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर आगे वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये प्रोसेस है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। बेटा एक बात और समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। आप एंजाइम चैप्टर पढ़ के आए, मैंने ही आपको पढ़ाया। नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिशन में एक एग्जाम्पल पढ़ाया था मैंने आपको साइनाइड का, कि साइनाइड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम के कॉपर सेंटर को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, जिससे कि ETS परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए लिविंग्स के लिए साइनाइड को हम टॉक्सिक मानते हैं, लीथल मानते हैं, डेथ कॉजिंग मानते हैं। क्योंकि अगर साइनाइड मेरी सेल्स में आ जाएगा ना, तो वो मेरे ETS के कॉम्प्लेक्स फोर्थ को ब्लॉक कर देगा, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ अगर ब्लॉक हो गया तो डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स फोर्थ ब्लॉक हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स थर्ड से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि फोर्थ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन लेता है थर्ड से, फोर्थ काम नहीं कर रहा तो थर्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ETS आगे चलेगा नहीं तो ETS यहीं ब्लॉक हो जाएगा। यहां ब्लॉक होने का मतलब है डेथ हो गई। समझिए, जैसे एक डायग्राम है ये, इसमें मैंने अगर कॉम्प्लेक्स फोर्थ को करवा लिया ब्लॉक, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में भी ये जो कॉपर सेंटर है ना, ये वाला कॉपर सेंटर CuB, इसके साथ साइनाइड जुड़ गया, कॉपर के साथ फोर्थ कॉम्प्लेक्स के। जैसे इसके साथ साइनाइड जुड़ा, तो इससे होने वाला जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो ब्लॉक हो गया। इससे होने वाला इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ब्लॉक हो जाएगा, इससे होने वाला अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, तो आप समझिए कि जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आ ही नहीं पाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, ये तो एक नॉर्मल बात बता रहा हूं मैं डेथ की। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि साइनाइड रेजिस्ट ETS को चला लेते हैं, साइनाइड रेजिस्टेंट ETS को चला लेते हैं। उनमें क्या होता है कि जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर वाटर बनवाना है, वो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन से ही डायरेक्ट
एक अल्टरनेटिव एंजाइम के थ्रू वाटर बनवा लिया जाता है। इसका मतलब ईटीएस ब्लॉक तो नहीं होता ना, हाँ ठीक है, एनर्जी कम मिलेगी ये पक्का है, लेकिन ईटीएस ब्लॉक तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो यूबिक्विनोन है वहीं से इलेक्ट्रॉन सीधे किसको दे दिए जाएंगे? ऑक्सीजन को दे दिए जाएंगे। तो ऐसा कि यूबिक्विनोन से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिले और वाटर बन गया, ये एक अल्टरनेटिव आपके पास प्रोसेस हो गया ईटीएस का, लेकिन ये हर किसी में नहीं है, एक्सेप्शनली कुछ है। जैसे कि पालक का जो प्लांट है, स्पिनच जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर होता है, वो साइनाइड रेजिस्टेंट है उसकी सेल्स में। उसमें क्या होगा कि जैसे ही साइनाइड फोर्थ कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करेगा और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड से फोर्थ की तरफ आना बंद हो जाएंगे, तो यूबिक्विनोन डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देकर किसका फॉर्मेशन करवाएगा? वाटर का। तो साइनाइड रेजिस्टेंट एंजाइम प्रेजेंट है उनके पास। तो यह बात आप याद रखिए बच्चे कि ईटीएस में फोर्थ कॉम्प्लेक्स ही है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेंगे, तभी तो ईटीएस कंटिन्यू रन करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस एसेंशियल है।